जन सेवा केंद्र हैं उनके माध्यम से आप अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। अपने जो टेलीफोन करके कॉल सेंटर के माध्यम से भी आप ये काम कर सकेंगे। ये कहना कि कोविड में इशू है, ये बिल्कुल गलत है। उस दिशा में सरकार सचेत है और हमको लगता है कि शीघ्र ही इस विषय में एक निर्णय होगा। नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बेहद खास बातचीत जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है, ये बातचीत हम कर रहे हैं विशेष मेहमान हमारे डॉक्टर आर.एस. शर्मा के साथ, जो कोविड के जो एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है उसके चेयरमैन हैं और जो कोविड का भारत सरकार का मेन एक्सपर्ट ग्रुप है उसके मेंबर हैं। इसके अलावा वो आयुष्मान भारत के सीईओ भी हैं। अचानक पूरे देश में जो हेल्थ की बड़ी समस्या है, इसका एक प्रकार से अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाना हो तो ये कहा जाए कि भारत सरकार के वो सीटीओ हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। इन दिनों आप बहुत व्यस्त होंगे, तो सबसे पहला सवाल लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं यही समझना चाहूंगा कि इस वक्त आपका फोकस क्या है, प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और आपको मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी वर्तमान में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस पैंडेमिक से करीब 1 वर्ष से एक प्रकार से लड़ रहा है पूरा देश, और सौभाग्य से कुछ मेडिसिन, कुछ वैक्सीन हमारे देश में ही उत्पादित और हुई हैं, और उनको हमने कार्यक्रम चालू किया है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। तो पिछले 16 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, और करीब आज 1 महीना, थोड़ा सा 4-5 दिन ज्यादा हुआ है, और करीब 1 करोड़ से ऊपर लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। लेकिन अब आवश्यकता है कि इसको और थोड़ा बढ़ाया जाए, और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। मेरा जो दायित्व है इस विषय में वो ये है कि इसकी जो टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है एक प्रकार से, उसको मैं इस प्रकार से करूं कि जिससे लोगों को बहुत आसानी से इस पूरी व्यवस्था में भाग लेना संभव हो सके। तो उसके लिए एक जो व्यवस्था है वो ये है कि एक जन केंद्रित व्यवस्था का विकास करना ये शामिल है, और उसमें लोग अपने आप को स्वयं एक प्रकार से रजिस्टर कर सकें, स्वयं अपना चुनाव कर सके कहाँ पर उनको वैक्सीन लेनी है, कब लेनी है, उनके आसपास के केंद्र में, और उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकेंगे। उस दिन निर्धारित तिथि को वहां जाकर के वैक्सीनेशन ले सकेंगे, और पहली डोज ये हो गई, और उसके बाद दूसरी डोज के लिए भी अपना निश्चित कर सकेंगे समय और केंद्र। तो ये व्यवस्था पूरी बनाना आवश्यक है, और इसी का काम मैं अभी आजकल कर रहा हूं, और ये हमारी व्यवस्था तैयार है। जैसे ही सरकार हमें निर्देश देती है कि भाई इसको आप लागू कीजिए, हम लोग उसको लागू कर देंगे। जी बिल्कुल। आपने कहा कि ये व्यवस्था तैयार है और जैसे ही सरकार कहेगी लागू कर देंगे। मतलब बहुत लोगों को ये अभी कंफ्यूजन है कि कोविन ऐप अवेलेबल है, उसको हमको कुछ डाउनलोड करना है या क्या करना है। तो जो मैं समझता हूँ वो ये है कि दरअसल ये आपका डैशबोर्ड है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, जिस पर मेरे पास कोविन का ऐप हो या ना हो, मैं किसी भी तरीके से रजिस्टर कर सकूंगा। उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप मुझे रजिस्टर करें, और मैं जहां चाहूंगा जाकर के वैक्सीन ले लूंगा। इज दैट राइट? बहुत सही कहा आपने। थोड़ा और मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं कि हम ये व्यवस्था थोड़ी इंक्लूसिव बनाने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि आपको कोई चीज डाउनलोड करनी पड़े। जैसे उदाहरण के तौर पर आरोग्य सेतु ऐप जो हमारा है, उसको करीब 15 करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं, और लगभग बहुत सारे स्मार्टफोन्स के जो लोग हैं उनके पास आरोग्य सेतु ऐप है। उस ऐप के माध्यम से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकेंगे, रजिस्टर कर सकेंगे। उसी प्रकार से और भी जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं गांव के इलाकों में, जो मतलब जन सेवा केंद्र हैं, उनके माध्यम से आप अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। अपने जो टेलीफोन करके कॉल सेंटर के माध्यम से भी आप ये काम कर सकेंगे, और यहाँ तक कि कोई और व्यक्ति भी एप्लीकेशन बनाना चाहे इस प्रकार का तो वो भी बना सकता है। हमारा जो जो मुख्य व्यवस्था है वो व्यवस्था ये है कि एपीआई जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से हमने एपीआई पब्लिश कर दिए हैं,
और भी लोग चाहेंगे तो इस प्रकार से अपॉइंटमेंट और शेड्यूलिंग के एप्लीकेशन बना सकते हैं। फिलहाल ये नहीं है कि आपको कोई चीज डाउनलोड करनी होगी। अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है तो आप उससे काम लगाइए, अगर नहीं है तब भी आप दूसरे की मदद से भी आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने एप्लीकेशन के उससे केवल अपने ही आपको रजिस्टर करा सकते हैं, बल्कि अपने पड़ोसियों को भी आप उस पर करा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से बहुत सामान्य लोगों को अवेलेबल व्यवस्था होगी। बिल्कुल। आपने चूंकि आरोग्य सेतु का जिक्र किया, जिसको बहुत ज्यादा प्रेरित किया गया था कि लोग ले लें उसको, तो करीबन 15 करोड़ या जितने भी डाउनलोड हो पाए हैं। एक हो सकता है ऐसी आबादी छोटी हो, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं गाजीपुर के किसी गांव में हूं, न मेरे पास कनेक्टिविटी का सहूलियत है उसकी, न मेरे पास स्मार्टफोन है, शायद मेरे पास फीचर फोन भी नहीं है, और तब भी मुझे प्रायोरिटी पर चाहिए हो, तो मैं क्या करूं? आप देखिए, गाजीपुर में अगर आप हैं तो हमारे देश में 6 लाख गांव हैं करीब करीब, और उनमें से 2.5 लाख गांव में जो पंचायत का केंद्र है उस पर भी कॉमन सर्विस सेंटर है, जन सेवा केंद्र है। तो आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर, जो कि मुश्किल से आपके गांव से 1 किलोमीटर दूरी से कम पे ही होगा, उस पर भी जाकर आप उसमें रजिस्टर करा सकते हैं। अगर गांव में आपके किसी पड़ोसी के पास स्मार्टफोन है जिस पर आरोग्य सेतु डाउनलोडेड है, उसके माध्यम से भी आप अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। तो ये सुलभ है, क्योंकि जब हमारे पास करीब करीब आप मान लीजिए 770 करोड़ लोगों के पास करीब करीब अब कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्शन है, स्मार्टफोन है, तो वैसी स्थिति में ये काफी यूबिक्विटस है। ये नहीं मानना चाहिए कि भाई गांव में किसी के पास भी कोई फोन नहीं होगा या स्मार्टफोन नहीं होगा। तो स्मार्टफोन नहीं होगा तो फोन होगा, तो आप टेलीफोन के माध्यम से भी, जो कॉल सेंटर है उसके माध्यम से भी अपनी बुकिंग करा सकते हैं। ये बेसिकली प्री बुकिंग की जो बात है, उसमें आपसे बातचीत करने के पहले मैं तैयारी कर रहा था, तो आपके टास्क फोर्स के एक मेंबर है डॉक्टर गिरधर राव, उन्होंने और ऐसे कई विशेषज्ञों ने ये सुझाव दिया है कि प्री बुकिंग की जरूरत ना हो, बहुत सरल प्रोसेस बनाएं, खास करके 50+ एज ग्रुप जो कि क्रिटिकल है हिंदुस्तान की इकोनॉमिक लाइफ के लिए, और पूरी सब लोगों की जिंदगियां इंपॉर्टेंट हैं। तो हम वॉक इन क्यों ना कर दें? वॉक इन के वक्त आप रजिस्टर कर लेंगे, बात खत्म। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम अच्छी बात कही है। इनफैक्ट हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि प्री बुकिंग को आप निश्चित रूप से कंपलसरी बनाइए, ये बिल्कुल इरादा नहीं है। आप बेसिक आइडिया ये रहेगा कि मान लीजिए किसी केंद्र में 100 की कैपेसिटी है, तो हो सकता है कि जैसे रेलगाड़ी में होता है कि भाई कुछ डिब्बे रिजर्व्ड हैं और कुछ डिब्बे वॉक इन भी है, कुछ अनरिजर्व भी हैं, तो उसी तरह से ये भी होगा। और ये काफी हद तक रूरल इलाकों में होगा कि जरूरी नहीं है कि आप प्री बुकिंग कराइए। आप चले जाइए, वहां पे चले जाने के बाद आप अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले जाइए। आधार तो सबके पास है आज, आधार ले जाइए और वहां जाके, आधार में उम्र भी लिखी हुई है आपकी, तिथि लिखी हुई, तो वहां जाके आप अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो ये उद्देश्य ये नहीं है कि प्री बुकिंग कंपलसरी है, बल्कि ये है एक प्रकार से प्री बुकिंग से आपको निश्चित हो जाएंगे कि आपको अमुक तिथि को अमुक केंद्र में निश्चित रूप से वैक्सीनेशन मिल जाएगा। अब ये होता है ना कि जैसे गाड़ी में रिजर्वेशन आपने करा लिया है तो आप निश्चित है कि मुझे इतनी बर्थ मिल जाएगी, और आपने रिजर्वेशन नहीं कराया तो फिर आप चाहते हैं भाई देखिए कितनी भीड़ होगी ट्रेन के डिब्बे में, पता नहीं चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। तो उस अनिश्चितता को दूर करने के लिए है, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप उस व्यवस्था को मतलब बिल्कुल वॉक इन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है शायद मैं भूल गया इस चीज को, शुरुआत में मुझे कहना चाहिए था कि ये वॉक इन व्यवस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। और जरूरी नहीं है, कुछ केंद्र अगर आप चाहते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस अगर चाहते हैं कि नहीं हम ये प्री बुकिंग बिल्कुल नहीं रखेंगे, बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, तो वो भी स्वतंत्र है, वो अपने आप जो अपने इलाके के वॉक इन लोग हैं वो करा लें, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल। हालांकि ऐसे लोगों की आबादी बहुत कम होगी कि किसी के पास आधार या कोई दूसरा वोटर आईडी कार्ड जैसी कोई पहचान वाली चीज न हो। ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी जिसके पास कोई देखिए, आइडेंटिटी कार्ड नहीं? कोई ना कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट तो होगा ही लोगों के पास। जैसे आधार आज जो स्थिति है उसमें ये है कि 97-98% जो एडल्ट्स हैं हिंदुस्तान में, उनके पास आधार है। उसके अलावा जिनके पास आधार नहीं है, गांव के इलाकों में तो बहुत ज्यादा है, और जिनके पास आधार नहीं है उनके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा,
ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो फोटो आईडी कार्ड होगा, इलेक्शन का आईडी कार्ड तो होगा ही होगा। उसके अलावा अगर पासपोर्ट होगा, तो कहने का मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में आपके पास फोटोग्राफ हो, आपकी जन्म तिथि हो और आपका नाम लिखा हो, वही डॉक्यूमेंट काफी होगा। बिल्कुल। अब एक सवाल जो आप सभी लोग आपसे पूछते होंगे वो ये है कि हालांकि ये बधाई की बात है कि आबादी से न जुड़े परसेंटेज से तो अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, 1 करोड़ के ऊपर हो चुके हैं। लेकिन जो टाइमलाइन था उसके सामने ऐसा लग रहा है कि ये काम धीमी गति से चल रहा है। ये धीमापन क्यों है? क्योंकि इसमें एक और हेडलाइंस लगातार बनती रही कि कोविन में ग्लिचेस हैं। क्या उसके कारण कोई इशू है और उसके इंतजार में स्लो है प्रोसेस? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा बनाई गई है और ये कहना कि कोविड में इशू है, ये बिल्कुल गलत है। हुआ ये था कि 16 जनवरी को कोविड टेस्ट शुरू किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री ने उस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो ये सही है कि 2-3 दिन तक शुरुआत में कुछ समस्याएं कोविड में आई, बट ये तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम जब डिप्लॉय होता है पहली बार, तो उसमें कुछ ना कुछ ग्लिचेस आती है, कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन ये समस्याएं 2-3 दिन में ही दूर कर ली गई। उसके बाद उसमें कोई समस्या नहीं आई है। यदा कदा जो आप देखते हैं प्रेस में, प्रिंट मीडिया में जो ये खबरें आती रहती हैं कि कोविन में ग्लिचेस हैं, और जो आप देखते होंगे कि कुछ लोग फील्ड में शिकायत भी करते रहते हैं कि भाई कोविन में ग्लिचेस हैं, तो एक्चुअली कोविन की ग्लिचेस नहीं है, वो वस्तुतः डेटा की ग्लिचेस हैं। सबसे अहम सवाल, प्राइवेट सेक्टर के लोग और बड़े बड़े लोग अचानक ये कह रहे हैं, ये बात तो पहले से भी डिस्कशन में थी कि भारत में अगर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि 70% का इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्हीं के हाथों में है। हालांकि ये पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी सरकार की पहली है, वो बात तो ठीक है। उसमें हिचक क्यों है? क्योंकि सरकार की तरफ से हम ये बात नहीं सुनते कि प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि देखिए कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं कुछ ज्यादा पैसे दे करके उस वैक्सीन को ले लूं। तो प्राइवेट सेक्टर को ये कहने की नौबत क्यों आ रही है कि प्लीज हमको इन्वॉल्व करें? तो ये निर्णय तो सरकार का निर्णय है और नेटवर्क का निर्णय है। मैं कुछ इस बारे में नहीं बोलना चाहूंगा या कह नहीं पाऊंगा। जानकारी भी मुझे है, फिर भी मैं नहीं आपसे शेयर कर पाऊंगा इस चीज को। नहीं, बिल्कुल, आप अपने जिस दायरे में बात कर रहे हैं उसमें आपका नहीं कहना मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, लेकिन जो हम लोग जो लेमैन हैं, जो भारत सरकार के एक फेस के रूप में आप चूंकि समय दे रहे हैं, इसलिए न पूछना भी थोड़ा सा मेरे लिए गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने ये प्राइवेट सेक्टर का सवाल पूछा। दूसरा सवाल जो कि मैं समझता हूं कि जिस पर आप प्राधिकृत होंगे जरूर, कि आपका काम है लॉजिस्टिक्स, स्टोर कीपिंग, कितने डोज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन, लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी इन माय आर्म्स, ये आपका काम है। तो स्टॉक और उसकी एक्सपायरी डेट, इसको लेकर के भी तरह तरह की बातें हम सुनते हैं, उस पर आप बताएं। देखिए, मैं अगेन आपको कहूंगा कि मेरा काम वैक्सीन की लॉजिस्टिक्स भी मेरा काम नहीं है। वैक्सीन की लॉजिस्टिक्स जो है, एक हम सॉफ्टवेयर हमारा पहले से बना हुआ है जिसका नाम इवन है, उसके माध्यम से ये वैक्सीन चलती हैं, कोल्ड चेन मेंटेन होती है, और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का जो इम्यूनाइजेशन डिवीजन है वो इस काम को देखता है। तो वस्तुतः ये भी मेरा काम नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि आपकी जो जिज्ञासा है और उस दिशा में सरकार सचेत है, और हमको लगता है कि शीघ्र ही इस विषय में एक निर्णय होगा, जिसको आप जरूर जानेंगे, सब लोग जानेंगे। या तो दूसरे शब्दों में यूं पूछूं कि अभी करीबन 4 लाख का एवरेज चल रहा है डेली का, और इस स्पीड से तो पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने में बरसों लग जाएंगे। अगर 20 लाख का लक्ष्य हो तो हम जुलाई तक 30 करोड़ को पूरा कर पाएंगे। तो अगर नंबर के तौर पर आप हमको ये बता सकें, पूरे हमारे दर्शकों को एक आइडिया दे सकें कि किस स्पीड से कहां पहुंचेंगे हम। स्केलेबिलिटी की हमें बहुत जरूरत है, और वो स्केलेबिलिटी होगी निकट भविष्य में। इतना मैं कह सकता हूं कि हमारा जो सिस्टम है, जो डिजिटल बैकबोन है, वो तैयार है कि अगर 1 करोड़ प्रतिदिन हो तब भी उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जिसको आप कहें उसके पहले मैं खुद ही कह देता हूं कि आप शरारतपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि आप जाने जाते हैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। आधार उसका एक बड़ा साक्ष्य हमारे सामने है। हमने खबर पढ़ी है कि आपने अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी को एक प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें बताया था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज किया जाए इस काम को करने में।
तो अब हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी वजह से देर हो रही है, देर तो शायद प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स अवेलेबिलिटी के कारण हो रही है या प्राथमिकताएं तय करने के कारण हो रही है। लेकिन जब आपने अगस्त 20 में सुझाव दिया था और जब आपने अभी ज्वाइन किया बिल्कुल रोल आउट होने के ठीक पहले, तब जो तैयारी थी क्या आपकी परिकल्पना के अनुरूप थी? देखिए, ये तो एक आंतरिक प्रश्न है सरकार में काम करने का, और उसको मुझे लगता है कि मेरे लिए उचित नहीं होगा कि उस प्रश्न को मैं पब्लिक में डिस्कस करूं। हम लोग यही कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय में जो हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं, वो हम हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बाकी जो नेगवेक के मेंबर हैं, डॉक्टर वी.के. पॉल और चेयरमैन हैं और बाकी लोग हैं, हम सारे लोग एक बड़े कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि हम निश्चित रूप से इस पर विजय पाएंगे, इसमें कोई हमें सब शक नजर नहीं आता है। और जो बाकी जो समस्याएं हैं लॉजिस्टिक्स की, कोल्ड चेन की, अवेलेबिलिटी की, प्राइसिंग की, बाकी सब कौन पे करेगा कौन नहीं पे करेगा, ये और भी, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की, और प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की, ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्वेबल समस्याएं हैं। और हम लोग जो उचित निर्णय होगा वो सब मिल करके सरकार में जो प्रक्रिया है निर्णय की, उसको हम लोग लेंगे।